हेलो स्टूडेंट्स, आज बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम पेपर में हम अमेरिकी संविधान को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य विषय है अमेरिकी संविधान और उसकी विशेषताएं। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो वर्तमान शासन पद्धति है उसका आधार है 1787 में फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस द्वारा निर्मित संविधान। यानी जो 1787 में जो फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो निर्मित संविधान था वही अमेरिका की शासन पद्धति का आधार है। और वही संविधान आज 1789 यानी 1789 का संविधान कहलाता है। यह पूरी तरह से निर्मित है और लिखित है। इसी कारण से यह विगत लगभग 205 वर्षों से भी अधिक से भी यह निरंतर विकासमान रहा है। अभी अमेरिकी संविधान का जो उदय है वो 4 चरणों में हुआ है। इसमें पहला चरण है औपनिवेशिक युग। इसमें इंग्लैंड ने अपने आधिपत्य में अमेरिका में 1776 तक 13 उपनिवेशों का निर्माण किया था, जो कि अपनी आंतरिक नीति का निर्माण करने के लिए तो स्वतंत्र थे, किंतु इनके वैदेशिक मामलों और सेना व युद्ध संबंधी मामलों का संचालन इंग्लैंड द्वारा किया जाता था। अर्थात अमेरिका की जो युद्ध संबंधी या सेना संबंधी जो भी मामले थे वो उनका संचालन इंग्लैंड के द्वारा किया जाता था। तो एक तो औपनिवेशिक युग यानी कि ये पूरी तरह से इंग्लैंड के उपनिवेश थे। दूसरा इसका जो चरण आता है, आगे आते हैं ये लोग स्वतंत्रता की ओर। धीरे धीरे इस युग में धीरे धीरे जो अमेरिकावासी थे उनका जो आक्रोश था या असंतोष था वो बढ़ता गया। किसके लिए? इंग्लैंड के लिए, उसकी नीतियों के लिए। और उन्होंने क्या किया, करों को चुकाना बंद कर दिया। और जो इंग्लैंड सरकार द्वारा जो अवांछित कानून बनाए जाते थे या आज्ञाएं जो दी जाती थी, ऑर्डर दिए जाते थे, उनका खुले रूप में उल्लंघन शुरू कर दिया था। और जो जॉर्ज वाशिंगटन थे उनके नेतृत्व में जो सभी 13 उपनिवेश थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और वे स्वतंत्र और प्रभु सत्ता संपूर्ण राज्य बन गए। इस तरह से 6 वर्षों तक निरंतर युद्ध चला। और उसके उपरांत 1783 में एक संधि हुई जिसमें ये स्वीकार किया गया कि सभी 13 उपनिवेश जो हैं वो पूरी तरह स्वतंत्र और प्रभु सत्ता संपन्न राज्य होंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि 1776 तक जो पूरी तरह से इंग्लैंड के उपनिवेश थे वो 1783 तक आते आते 13 उपनिवेश जो थे वो पूरी तरह स्वतंत्र और प्रभुसत्ता संपन्न हो गए थे। अब नेक्स्ट जो युग आता है वह आता है परिसंघ की स्थापना यानी संघीय व्यवस्था की स्थापना। 1783 में जब संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और ये जो 13 उपनिवेश थे पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए थे, तब इन्होंने उससे पहले ही उन्होंने 1781 में एक परिसंघ की स्थापना कर ली थी। और जिसमें ये जो केंद्र सरकार के जो अधिकार थे वो निश्चित थे और सीमित थे। इसमें राज्यों की तुलना में केंद्र की स्थिति बहुत कमज़ोर थी और ये इस कमजोरी के कारण ही ये जो व्यवस्था थी वो एक स्थायी व्यवस्था सिद्ध नहीं हुई थी, क्योंकि 13 उपनिवेश स्वतंत्र थे। इनको तो ज़्यादा पावर दी गई थी, लेकिन जो इनमें एक परिसंघ जो बनाया था जिसमें जो केंद्र था उसकी स्थिति इन्होंने कमज़ोर रखी थी। तो इस कारण से ये व्यवस्था सफल नहीं हो सकी थी। और ये एक आगे जो नया निर्माण युग आया वो था फिलाडेल्फिया सम्मेलन और वर्तमान संविधान का निर्माण। यानी कि जब ये हो गया था कि केंद्र बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है और 1781 में जो परिसंघ की स्थापना की गई थी, संघीय व्यवस्था की जो स्थापना की गई थी वो पूरी तरह से प्रभावशील नहीं है। तो 1700 इसके लिए संपूर्ण देश में एक पूरी तरह से आंदोलन जो है वो शुरू हो गया था। और 1787 में कांग्रेस ने
संघीय नियमावली को संशोधित करने, यानी संघ की जो नियमावली थी या नियम पत्रिका थी उसको संशोधित करने तथा संघ को मजबूत बनाने की दृष्टि से एक सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया। और उसके कारण जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ, जिसमें 12 देशों के 55 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यानी कि जो 13 उपनिवेश थे उनमें से 12 उपनिवेशों के 55 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और लगभग यह सम्मेलन जो है कि ये 4 महीने पश्चात 17 सितंबर 1787 को सर्वसम्मति से एक पेपर तैयार हुआ, प्रलेख तैयार हुआ, जिसमें नवीन शासन विधान को स्वीकार किया गया। और इसमें से 13 में से 9 राज्यों द्वारा अलग अलग स्वीकार किया जाना आवश्यक था, लेकिन 3 की स्वीकृति ही प्राप्त हो सकी थी। यानी कि इसको 2/3 बहुमत से इसको स्वीकार किया जाना था, लेकिन केवल 3 की सहमति ही मिल पाई थी। कुछ संघ के विरोधी थे तो कुछ संघ के समर्थक, यानी कुछ तो संघ को, केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाने के विरोधी थे और कुछ केंद्र को शक्तिशाली बनाने के समर्थक थे। कुछ का ये मानना था कि उनमें अधिकार पत्र की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे लोगों की स्वतंत्रता को खतरा पैदा हो सकता है। तो इस तरह से सभी समस्याओं का अंत में सभी समस्याओं का समाधान करते हुए स्वीकार कर लिया गया कि नवीन संविधान के अनुसार निर्वाचित होकर नई सरकार 4 मार्च 1789 से अपना शासन भार संभाल ले। और जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में नई सरकार ने कार्यभार पहली बार संभाल लिया था। तो इस तरह से हमने देखा कि 4 जो युग थे, जिसमें पहला युग था औपनिवेशिक युग, जिसमें वो पूरी तरह इंग्लैंड के उपनिवेश थे। दूसरी तरफ उनमें विरोध उत्पन्न हुआ और वो स्वतंत्रता की मांग करने लगे, और अमेरिका ब्रिटेन के साथ एक संधि हुई थी जिसमें 13 उपनिवेश जो है पूरी स्वतंत्र हो गए थे। तीसरा जो युग था वो परिसंघ की स्थापना, यानी 1781 में एक परिसंघ की स्थापना की गई थी, जिसमें केंद्र को कमजोर रखा गया था। इस कारण से ये स्थायी व्यवस्था नहीं हो सकी थी। और अगला जो लास्ट जो चरण था वो फिलाडेल्फिया सम्मेलन का था और वर्तमान संविधान का निर्माण था, जिसमें जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1787 में हुआ। और उसके आधार पर 1789 में पहली बार जॉर्ज वाशिंगटन ने निर्वाचित होकर के एक नई सरकार के रूप में कार्यभार संभाला था। तो इस तरह से जो पहली सरकार थी वो 1789 में निर्वाचित हुई थी। अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र संघ में 50 जो राज्य हैं वो सम्मिलित हैं, और वर्तमान शासन व्यवस्था का संचालन 1787 में जो निर्मित है और 1789 में जो लागू हुआ है संविधान, उसके आधार पर ही किया जा रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि अमेरिका का जो संविधान है वो किस तरह से अस्तित्व में आया है। इस संविधान की जो स्रोत हैं उसमें हम देखते हैं कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन जो है इसका मुख्य स्रोत है, क्योंकि उसी के अंतर्गत ये संविधान का निर्मित हुआ था। इसका कोई विकास नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्मित संविधान है। संवैधानिक संशोधन की जो भी संविधान था उसमें जो कमियां थी उसमें कुछ संशोधन किए गए। परंपराएं रही हैं कि कुछ परंपराएं जो हैं वो जो भी थी उन्हीं को संविधान के रूप में प्रस्तुत किया गया, संविधान में शामिल किया गया। न्यायिक व्याख्याएं, जो भी न्यायाधीशों के द्वारा व्याख्याएं की गई थी, न्यायिक डिसीजन थे, न्यायालय के जो निर्णय थे उनको संविधान में शामिल किया गया। जो भी प्रशासनिक रूप में या प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो भी डिसीजन लिए गए थे वो इसमें शामिल है। और दूसरा है कि व्यवस्थापन या कांग्रेस अधिनियम, जो कांग्रेस के द्वारा नए नए नियम बनाए गए उनको भी संविधान में शामिल किया गया है। यानी ये सब संविधान के स्रोत हैं। अब अगला आता है अमेरिकी संविधान की विशेषताएं। अमेरिकी संविधान की क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहला है लिखित संविधान। यानी कि हमने देखा कि अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित रूप में है। वो उसका केवल मौखिक रूप से या परंपराओं के रूप में ही नहीं है, बल्कि एक लिखित संविधान है। दूसरा है सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान। ये बहुत ज़्यादा छोटा
10-12 पृष्ठों में एक समाहित हुआ संविधान है जिसमें 7 आर्टिकल्स हैं। तीसरा है सुनिर्मित संविधान, यानी एक सभा द्वारा इसकी रचना की गई है फिलाडेल्फिया सम्मेलन में। जिस तरह की हम देखते हैं कि हमारे जो भारत में जो संविधान है वो संविधान निर्मात्री सभा द्वारा किया गया है उसका निर्माण, इसी तरह से जो अमेरिका का जो संविधान है वो एक फिलाडेल्फिया सम्मेलन के में एक सभा के द्वारा इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट है कठोर संविधान। अमेरिका के जो संविधान है उसमें जो संशोधन है वो एक बहुत आसान विधि से नहीं किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वहाँ 2/3 बहुमत से या साधारण बहुमत के द्वारा ही संविधान में संशोधन कर दिए जाएं। उनकी जो विधि है वो बहुत ही कठोर है। नेक्स्ट है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित, यानी कि जो संविधान है वो जनता की इच्छा पर आधारित है। वहाँ लोकप्रिय संप्रभुता किसमें शामिल निहित है? जनता में, और जनता की इच्छा पर ही वे संविधान लागू है। यदि कोई भी कानून बनाया जाता है या कोई संविधान की कोई भी कानून है, यदि वो उसको जनता नहीं चाहती है या जनता की अहित में है तो उस संविधान में जनता की इच्छा से संशोधन कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका का जो संविधान है वो सर्वोच्च है। संविधान से ऊपर वहाँ कुछ भी नहीं है। संविधान, यदि कोई भी कानून बनाया जाता है यदि वह संविधान के विरोध में है तो उसमें परिवर्तित कर करके और उसको संविधान के आधार पर ही उस कानून को लागू किया जाता है। नेक्स्ट है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। अमेरिका के जो शासन व्यवस्था है वहाँ अध्यक्ष के रूप के लिए सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं। अमेरिका में हम देखते हैं कि भारत में संसदात्मक व्यवस्था है जबकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। जिस तरह से भारत में सारी शक्तियाँ हमारी भारतीय जो प्रधानमंत्री है उसमें निहित होती है, उसी तरह से अमेरिका में जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो कि अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है, यानी कार्यपालिका की शक्तियाँ वहाँ उसके अध्यक्ष में हैं। कार्यपालिका के अध्यक्ष यानी कि जो राष्ट्रपति है उसमें निहित होती हैं और वही उन्हीं के आधार पर, राष्ट्रपति के आधार पर सारे शासन की व्यवस्था चलती है। नेक्स्ट वहाँ की व्यवस्था है संघीय शासन व्यवस्था, यानी अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें संघ और राज्य दोनों का अलग अलग संविधान है, अलग अलग उनकी वहाँ की शासन व्यवस्थाएं संचालित हैं। लेकिन वहाँ जो है हमारे यहाँ जैसे कि हम देखते हैं कि भारत में राज्यों की अपेक्षा केंद्र को शक्ति अधिक प्राप्त हैं और केंद्र के जो सारे डिसीजन हैं वो राज्यों पर भी लागू होते हैं, जबकि अमेरिका में राज्यों की शक्ति इतनी कमज़ोर नहीं है जितनी कि भारत में है, लेकिन वहाँ संघात्मक व्यवस्था लागू है। नेक्स्ट है प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र की स्थापना, यानी लोकतंत्र है लेकिन वो भारत की तरह से ही प्रतिनिधित्वात्मक है, यानी कि डायरेक्ट जो है जो चुनाव किए जाते हैं वो प्रतिनिधियों के माध्यम से किए जाते हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ पर एमएलए एमपी चुनकर के भेजे जाते हैं, उसी तरह से जो अमेरिकी शासन व्यवस्था है वहाँ पर प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था है और प्रतिनिधि चुन करके ही वास्तविक शासन की व्यवस्था करने जो निर्वाचित करते हैं। नेक्स्ट है न्यायिक सर्वोच्चता, यानी अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। वहाँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों शासन के अंगों में शासन की शक्तियाँ विभाजित हैं और न्यायपालिका जो है वो सर्वोच्च है। दूसरे अंगों की तरह ही न्यायपालिका सर्वोच्च है। वहाँ पर न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी है, जिसके माध्यम से यदि संविधान के द्वारा कोई ऐसे कानून बनाया जाता है जो कि अवैध न्यायपालिका को लगता है, जनता के खिलाफ है, तो वह उस कानून को अवैध कर सकता है। तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी न्यायपालिका को दिया गया है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। मौलिक
अधिकार यानी कि जनता के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है, जो कि हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मूल अधिकार जो है जनता व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। व्यक्ति जिस तरह से भारत में व्यक्ति को मूल अधिकार दिए गए हैं, उसी तरह से संविधान के द्वारा अमेरिका में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है दोहरी नागरिकता। हम भारत में देखते हैं कि हमारे भारत में संघीय व्यवस्था है, लेकिन वहाँ केवल एकेरी नागरिकता है, यानी हम सभी भारत के जो निवासी हैं वो केवल भारतीय हैं। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ संघात्मक व्यवस्था तो है लेकिन दोहरी नागरिकता है। केंद्र के साथ साथ व्यक्ति प्रांतीय सदस्य भी हैं, यानी एक सदस्यता उनको केंद्र की होती है और दूसरी सदस्यता नागरिकता उनको अपने प्रांत की भी होती है, जबकि भारत में केवल एकेरी नागरिकता प्राप्त है। नेक्स्ट जो विशेषताएं हैं वो है शक्ति पृथक्करण तथा नियंत्रण एवं संतुलन की प्रणाली। अमेरिका में जो शासन की शक्तियां हैं वो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों में विभाजित हैं, लेकिन तीनों ही अंग अपने आप में शक्तिशाली हैं। वहाँ नियंत्रण और संतुलन यानी कंट्रोल एवं बैलेंस इसका सिस्टम है। तीनों अंगों का आपस में एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण है, जिसके कारण शासन का कोई भी अंग बहुत ज़्यादा अराजकतावादी स्थिति में नहीं आता है। वो कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर और न्यायपालिका का ऊपर का कार्यपालिका व्यवस्थापिका के ऊपर और व्यवस्थापिका का नियंत्रण जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका के ऊपर बना रहता है, जिसके कारण सरकार के तीनों अंग ही एक बैलेंस के अंदर, एक संतुलन के अंदर अपना कार्य करते हैं। नेक्स्ट है शासन की सीमित शक्ति का सिद्धांत। यानी एक तरफ हम कहते हैं कि वहाँ पर जो है अध्यक्षात्मक शासन है, जिसमें राष्ट्रपति के पास सर्वांगीण शक्तियाँ हैं, संविधान की सर्वोच्चता है, लेकिन फिर भी शासन के ऊपर भी कुछ इस तरह के कंट्रोल हैं, जिनके कारण कि वहाँ की जो शासन व्यवस्था है उसके ऊपर कुछ इस तरह के कंट्रोल लगे हुए हैं, कुछ बाध्यताएं हैं, जिनके कारण कि शासन की शक्तियाँ जो हैं असीमित नहीं होती हैं और वो असीमित शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि वहाँ शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, जिसके कारण शासन की शक्तियाँ हैं वो 3 भागों में विभाजित की गई हैं। शासन का कोई भी जो अंग है वो अराजक या एक बहुत ज़्यादा असीमित शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। संविधान की सर्वोच्चता है, जिसके कारण संविधान के अधीन रह कर के ही उन शासन को अपने कार्य करने के होते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्र सत्ता, न्यायपालिका वहाँ एक स्वतंत्र अधिकरण के रूप में कार्य करता है। न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी प्राप्त है, जिसके कारण कि शासन के दोनों जो अंग हैं उनके ऊपर उसका पूरी तरह से नियंत्रण लेता है। अधिकार पत्र की व्यवस्था भी है। तो इस तरह से कुछ बाध्यकारी शक्तियाँ हैं, जिनके कारण कि अमेरिकी शासन व्यवस्था जो है वो असीमित रूप से अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो अमेरिकी संविधान है, जो कि एक विकसित संविधान नहीं है बल्कि निर्मित संविधान है और बहुत छोटा संविधान है। उसकी जो सर्वोच्च है, उसकी सारी जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित हैं और सरकार के जो अंग जो हैं उनमें शक्तियों का पृथक्करण हो रहा है, और लेकिन फिर भी उनके ऊपर आपस में एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण और बैलेंस की जो प्रणाली है वो लागू है। शासन के ऊपर भी कुछ बाध्यकारी शक्तियां हैं। तो इस तरह से जो अमेरिका के संविधान की जो विशेषताएं हैं, ये अमेरिकी संविधान को एक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली संविधान तो बनाती हैं, लेकिन एक ऐसा संविधान है जो कि नियंत्रण और बैलेंस के रूप में कार्य करता है। तो आज इस तरह से हमने अमेरिकी संविधान और उसकी विशेषताओं को देखा है। धन्यवाद।